हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि डेमो क्लास की तरह होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें अपने नॉर्थ ईस्ट पीसीएस इंस्टीट्यूट जो कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसी कड़ी के साथ हम अब इंडियन पॉलिटी की लेक्चर लेके आ रहे हैं जो डेमो बेसिस पर होगा, जो कि आपको पॉलिटी के सेक्शन को प्रिपरेशन करने में और ऑब्वियसली उसको अच्छे से समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये हमारा डेमो इनिशिएटिव है और जो कि आपके एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट और ओरिएंटेशन को देखते हुए बनाया गया है और काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो पहले डेमो लेक्चर में हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें पीसीएस एग्जाम जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हर साल एक या दो क्वेश्चंस प्रीलिम एग्जाम्स में आते हैं और इनका काफी अच्छा कंटेंट भी मेंस में भी यूजफुल है आपके जीएस 2 के लिए, जीएस 1 के लिए। तो ये काफी रिलेवेंट वीडियो होगा जो कि आपकी इस फैक्चुअल यू नो कंटेंट को जानने और समझने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं आप अपनी पहली डेमो लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारी दिल्ली में जो पीसीएस की क्लासेस हैं नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे ऑफलाइन में हम क्लास कराते हैं और इसके साथ-साथ हमने रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि कमीशन कंडक्ट करता है वहाँ के पीसीएस एग्ज़ाम, और जैसा कि हमें जानकारी मिली है बड़ी जल्दी ही इसके रिगार्डिंग नोटिफ़िकेशन आने वाली है आपके अरुणाचल प्रदेश में। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है और मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊँ, so I am Vikas Kumar and I have a good experience with UPSC exam. In fact, I have given some good attempt in the UPSC exam. और इसके साथ साथ I am also a NET JARF qualified. So I think I am capable and I can be quite helpful when it's come to preparation of the Indian polity section. So आइए मुझसे जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन में जो भी आपको कुछ दिक्कत हो आप हमारे डेमो लेक्चर के साथ यूज करके उन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहला लेक्चर जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमें जैसा कि पता है इंडिया वाज मोस्ट प्रेसियस कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश रूल, and they not only actually conquered India, only its territory, but also economically, politically, socially they all subjugated and they overpower over India। तो ब्रिटिश ने इंडिया से अपनी जो उनका एम्पायर था काफी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और एक फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल एंटिटी बन के यूरोप में नहीं बल्कि यूरोप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उभरा। तो इंडिया हमें पता है एक टाइम पे सोने की चिड़िया कही जाती थी बिकॉज ऑफ दिस रिसोर्सेज एंड द वेल्थी किंग्स एंड द काइंड ऑफ सिस्टम। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे ब्रिटिश हमारे इंडिया में कैसे आते हैं, किस तरह से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को कैप्चर करते हैं और सोसाइटी को सब्जुगेट करते हैं और सो कॉल्ड सिविलाइजिंग द नेटिव मिशन। और वी आर ऑन सिविलाइजिंग मिशन जो उनका एक एजेंडा था, किस तरह से इस एजेंडा को यूज करके हमारी इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं और फाइनली एक सुख संपन्न देश को एक गरीब देश बना के 1947 में हमें अलविदा कहते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। जो हमारा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हम देखते हैं कई हद तक कई सारे उनके जो फीचर्स हैं हमारे ये ब्रिटिश रूल से इंस्पायर और टेकन बोरोड किए गए हैं। जैसे हमारा 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये सारी सिस्टम हमारी ब्रिटिश रूल्स एंड ऐसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन से इंस्पायर है एक्चुअली, सॉरी। तो एक और चीज हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी ट्रेडिशनल थी और जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ आई वो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। इनफैक्ट कई हद तक हमारी एजुकेशन सिस्टम भी आज भी काफी इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन से। तो इंडियन ब्रिटिश रूल का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है जो आज भी विजिबल है
और इंडिया में नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की, तो कई सारे सिस्टम हम देखेंगे वहां पर अडॉप्ट किए गए हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं ब्रिटिश हमारे इंडिया में आती है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, जो कि क्वीन एलिजाबेथ वन जो वहाँ की मोनार्क थी उस समय की, वो स्पेशल चार्टर ग्रांट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाइए ईस्ट की तरफ और बिजनेस करिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रेड करिए। तो इसी को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कहाँ 1600 सो 1600 ईस्वी में एज अ ट्रेडर इंडिया एंटर करते हैं। और याद रखिए नाम, ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्वीन एलिजाबेथ वन जो चार्टर ग्रांट करती है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। हम देखते हैं इससे पहले की अगर स्टोरी की बात करें तो वास्को डी गामा 1948 में इंडिया आए थे, फिर वो इंडिया से ट्रेड करके काफी उन्होंने अच्छा ट्रेड किया और काफी उनकी अर्निंग एंड प्रॉफिट हुई। तो वे फिर दोबारा यूरोप में जाते हैं और ये खबर पूरे यूरोप में स्प्रेड होती है। तो अब देखते हैं जो यूरोप के मोनार्कियल सिस्टम थे, किंगडम थे, उनमें रेस हो जाता है कॉलोनी को लेके, और उसमें से एक ब्रिटिश भी था, तो ब्रिटिश भी इस तरह के एक्सपीडिशन भेजते हैं और फाइनली इंडिया थॉमस रूप एंड कैप्टन हॉकिंस आते हैं इन दी कोर्ट ऑफ जहांगीर और उनसे परमिशन मांगते हैं ट्रेड करने के लिए इंडिया के अंदर। और धीरे धीरे इस तरह से सिस्टम स्टार्ट होता है और फाइनली हम देखते हैं ब्रिटिश कितने स्ट्रांगली इंडिया में ऑक्युपाइड हो जाते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग क्लास बन जाती है। तो क्वीन एलिजाबेथ वन याद रखिएगा कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने चार्टर ग्रांट किया था, क्वीन एलिजाबेथ वन। सो उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल एक्टिविटी को रेगुलेट एंड कंट्रोल के लिए कई तरह की रूल्स, चार्टर्स, एक्ट्स बनाती है ताकि इसकी फंक्शनिंग को एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट एंड कंट्रोल किया जा सके। यस, तो हम देखते हैं इट वाज इनिशियली प्योरली अ ट्रेडिंग कंपनी जिसका मेजर फोकस था ट्रेड एंड इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। बट लेटली देखते हैं पॉलिटिकल एंटिटी भी बनता है। इसके बाद हम देखते हैं इट गोट द दीवानी राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सो इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट वाज कंटिन्यू, जो कि कंटिन्यू था हमारा 15 अगस्त 1947, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंस होने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत थी, तो एम एन रॉय हमारे फ्रीडम फाइटर थे और बहुत बड़े फिलोसफर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया जाता है, वो भी इंस्पायर है ब्रिटिश के हमारे कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड मूवमेंट और ब्रिटिश के कई सारे रूल्स पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाता है रूल करने के लिए। और 90 जैसा हमने बताया 1946 1946 में बनाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है स्टैब्लिश, और फाइनली जनवरी 26 1950 को इम्प्लीमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के अंदर। और इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे आने वाले हमारे डेमो लेक्चर्स में। उसके बाद हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है द कंपनी रूल, जो था हमारा 1773 से 1858 तक। उसके बाद हम दूसरी चीज जो देखेंगे क्राउन रूल 1858 से 1947। क्राउन रूल मतलब डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश मोनार्क ओवर इंडिया including the East India. Obviously, East India Company was under the British rule and the British monarchical control. But ये second जो रूल है यहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क ओवर इंडिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हाउ बिहाइंड दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद हम देखें किस तरह के एक्ट्स थे, चार्टर एक्ट्स थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स थे, कैसे इनका यूज करके ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करती है और इस कंपनी के एक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है। यस, तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रेगुलेशन चार्टर एक्ट, उनमें से हमारे पास है कंपनी रूल के अंदर। कंपनी रूल के अंदर जो था हमारा 1773 से 1858, बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773
Pitt's India Act of 1784, Charter Act of 1833, Charter Act of 1853, and now we have then from 1858 to 1947 we have these regulating acts and the councils acts. Now we have very important गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, उसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। काफी इंपॉर्टेंट ये तीनों एक्ट्स, काफी, हालांकि सारे ही एक्ट्स इंपॉर्टेंट है बट ये तीनों एक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया और कई सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है हमने बोरोड किए इन तीनों एक्ट्स से। तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आइए हम एक एक करके इन इंपॉर्टेंट एक्ट को समझते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो पहला जो हमारे पास एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ग्रांट किया था किसने? क्वीन एलिजाबेथ वन ने, जो कि हमारे एग्जाम के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट शुड एक्चुअली रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर एग्जाम्स। सो इसके साथ हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल एक्टिविटी एंटिटी थी जो कि काफी एक्टिव थी इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली ट्रेडिंग एक्टिविटी में। तो हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा मेल प्रैक्टिस से गुजर रही थी, काफी करप्शन था, जो ऑफिशियल थे ब्राइब्स और करप्शन जैसी एक्टिविटी में लुप्त थे उनको, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी डेंटेड हुई और कम हुई। और ऑब्वियसली और एक जब प्रॉफिटेबिलिटी इसकी कम हुई तो जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो क्वेश्चंस करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फाइनली ये रिपोर्ट गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि नाउ टाइम हैज कम टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया बिकॉज they want to make it obviously a very strong and profitable entity, right? तो अब देखते हैं किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है इन एक्ट्स के थ्रू। तो पहला एक्ट है हमारे पास, जैसे हमने नाम बताया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें क्या होता है, दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्चुअली ये पहला ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट करती है अफेयर कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का। तो कुछ नए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वो क्या है और किस तरह से कंट्रोल करते, तो हम देखेंगे इसमें, देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे हम, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे और ऑब्वियसली और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे। तो हम देखते हैं पहला इसके कुछ फीचर्स। इसने डेजिग्नेट किया गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले क्या था, ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल, अब गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो देखिए नाम कैसे चेंज होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये शो करता है उनको और ज्यादा पावर दी गई, साथ में इनके जो ऑफिस है इसको काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस दिया गया। तो या इसके साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 4 लोग थे जो असिस्ट कर देंगे किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करते थे। इसके बाद देखिए ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो हमारे बने वो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग बने। उस स्टूडेंट ये फैक्ट हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, तो वो कौन थे, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। तो आप इसको याद रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमने देखा एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे, उनका काम क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करना उनकी फंक्शनिंग में। उसके बाद हम देखेंगे हमारे जो 2 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट रखा गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो गवर्नर जनरल बंगाल बिकम a very important institution when it's come to regulating and controlling the affair of East India Company. इसके बाद हम देखेंगे इट ऑल्सो प्रोवाइडेड इसने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन द ईयर 1774। तो इस एक्ट जो कि है 1773, इसने सुप्रीम कोर्ट कब भी स्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर। तो पहली बार हमारे देश में
ब्रिटिश के द्वारा मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले हमारे जो सिस्टम सिस्टम ऑफ जस्टिस था वो हमारे एंशियंट कल्चर एंड ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस था, बट ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट होने के साथ ही हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। तो कैलकाटा में बनाया गया, कहाँ बनाया गया, कैलकाटा में बनाया गया। तो इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। इनका काम था जस्टिस को अपहोल्ड करना। तो इट आल्सो प्रोहिबिटेड कंपनी के जो सर्वेंट थे, जो सिविल सर्वेंट थे, जो कंपनी के ऑफिशियल थे, इस रेगुलेटिंग एक्ट ने उनको बैन कर दिया कि आप ऐसी कोई प्राइवेट एक्टिविटी में इंगेज नहीं होंगे जिससे जिसमें करप्शन के चांसेस हो नेटिव के साथ। तो जो भी कंपनी के ऑफिशियल थे उनको मना कर दिया गया कि आप जो इंडियंस हैं, नेटिव है, उनके साथ किसी इकोनॉमिक ट्रेड, प्राइवेट इकोनॉमिक ट्रेड में आप इंगेज नहीं होंगे। तो ये हमारा चौथा पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारा, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर that was the governing body of the company to report its revenue, civil, military affair in India। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो इसमें एक और बॉडी बनाई गई जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो जिसका मेन फंक्शन था ईस्ट इंडियन कंपनी के रेवेन्यू, मिलिट्री, सिविल एंड पॉलिटिकल अफेयर को रिपोर्ट करना किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो देखिए ये किस तरह की इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनाती है। तो फिर से ब्रीफ में आपको मैं बोलना चाहूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए रेगुलेटिंग एक्ट में। तो पहला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, उसके बाद हम देखते हैं गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट किया गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बाद देखते हैं इसने स्टैब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट, जो कि मॉडर्न जस्टिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है इंडिया में कैलकाटा के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीजें एक और, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड विद द नेटिव, राइट, सो दैट करप्शन वाली जो एक्टिविटी है, ब्राइब वाली, कम हो और उनको रेगुलेट किया जा सके। चौथा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसका काम था कंपनी के सिविल, मिलिट्री, पॉलिटिकल अफेयर को रिपोर्ट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये हमारा फंक्शन था गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया और आप इस तरह से चीजों को समझिएगा तो ऐसे फैक्चुअल चीजें भी आपको आसान लगेगी और आप इजीली इनको समझ पाएंगे और अपने अगर एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस आता है तो आप उनको सही से उत्तर दे पाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। जो हमारा तो देख जो हमारा पहला वाला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसमें कुछ खामियां थी, तो उन खामियों को दूर करने के लिए अमेंड किया गया 1773 का एक्ट। कौन से ईयर में, 1781 में। तो इसको इसमें क्या किया गया हम देखेंगे, चेंजेस किया गया किस एक्ट में, 1773 में। तो क्या फीचर थे, it exempted the governor general and council from jurisdiction of supreme court। जो हम देखते हैं, देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट, बट इसको अमेंड किया गया 1781 में और बोला गया जो गवर्नर जनरल है और उनकी काउंसिल, इनके ऊपर कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट फीचर्स, कोई भी एक्ट उन एज ऑफिशियल कैपेसिटी उनके द्वारा की गई ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बिल्कुल बाहर होगा। It also excluded the revenue matter and the matter arising in the collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court। दूसरा exemption क्या हुआ, जो भी रेवेन्यू मैटर थे कंपनी के, उसको भी एग्जेंट किया गया जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रेवेन्यू से रिलेटेड कंपनी के अफेयर को किस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल प्रोहिबिट एक्सक्लूड किया गया था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट have a jurisdiction over all the inhabitant of Calcutta। So सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction होगा सारे सारे कोलकाता के ऊपर, जो भी कोलकाता में लोग रह रहे हैं। Also required that the court to administer the personal law ऑफ डिफेंडेंट। तो जो पर्सनल लॉ, जैसे हमारा एंशिएंट पुराना ट्रेडिशन था, हम जो हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में जस्टिस का जो सिस्टम था वो हम बेस्ड था हमारे पर्सनल लॉ पर। फॉर हिंदूज के लिए हमारे पास धर्मशास्त्र था एंड मुस्लिम्स के लिए हमारे पास शरिया लॉ। उसी बेसिस पर हमारी सोसाइटी रन करती थी, बिकॉज हमारे पास मॉडर्न जस्टिस सिस्टम नहीं था जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। बट ब्रिटिश लेके आया तो हम सुप्रीम कोर्ट तो स्टैब्लिश हुआ, बट फिर भी जो हमारे इशू थे उनको अपने पर्सनल लॉ के थ्रू एड्रेस किया जाता था। या
So it also laid down the appeal from the provincial court could be taken to the governor general in councils and not to supreme court. एक और important feature जो amend करके 1781 में लाया गया कि देखेंगे अपील, किसका अपील? अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट। जो भी प्रोविंशियल कोर्ट थे, अगर आपको यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, देन आप अपील कहाँ दाखिल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कहाँ पे? गवर्नर जनरल के काउंसिल्स में, वहां पे अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। इट ऑल्सो empowered the governor general in council to frame regulation for the provincial court and council। तो इसने एक और पावर दी गवर्नर जनरल काउंसिल को कि आप रूल्स बना सकते हो मैनेज करने, मैनेज और रेगुलेट करने के लिए जो जस्टिस सिस्टम है इंडिया के अंदर, लाइक सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इस अमेंडिंग एक्ट ने जो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को काफी पावरफुल एंटिटी बना दिया। और अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दैट्स पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हम देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आया था? 1773। अब हम देखते हैं 1784 में फिर से कुछ चेंजेस लाए जाते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने की दिशा में है। वो है, पहला तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, दूसरा हमारे पास आया एक नई बॉडी बनाई गई जिसका था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था और ये भी एक पावरफुल बॉडी थी, इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट टाइम इसने सेपरेट किया कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का कमर्शियल फंक्शन मतलब ट्रेड से रिलेटेड, पॉलिटिकल फंक्शन मतलब नेगोशिएशन, ट्रीटीज, इन दोनों फंक्शन जो कि को कंपनी करती थी, इनमें सेपरेशन लाया गया। अब एक दूसरी बॉडी बनाई गई पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करने के लिए। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का फंक्शन था कि वो कमर्शियल इश्यूज को मैनेज करे, कमर्शियल चीजों को, ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखे और मैनेज करे। और एक नई बॉडी बनाई गई जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करने के लिए बनाया गया। तो इट डिस्टिंग्विशेस, मतलब इसने सेपरेट किया कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को। इसके बाद हम देखते हैं या तो सो इट स्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। कैसे डबल गवर्नमेंट हुआ? कैसे डबल गवर्नमेंट हुआ? एक तो हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कमर्शियल अफेयर को मैनेज करेगा, दूसरी जो नई बॉडी बनाई 1784 में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर को। तो इन दोनों सिस्टम को हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया? 1700 पिट्स इंडिया एक्ट 1784। This can be important for our exam, so it is advisable to student to have give attention to this particular aspect. So it also empowered board of control, देखो board of control to supervise and direct all operation of civil, military, government, revenue of the British possession in India। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और पावर देता है। कैसे पावर? ये सुपरवाइज करेगा कोई भी ऑपरेशन हो, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, जो कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजीशन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी। इसके बाद हम देखेंगे इट वाज सिग्निफिकेंट ऑफ टू रीजन। फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरी मतलब ईस्ट इंडिया ने जितनी भी टेरिटरी इंडिया के अंदर एक्वायर की थी, चाहे वो पैसे के थ्रू ली हो या वॉर के थ्रू ली हो, वो सारी टेरिटरी फर्स्ट टाइम इंडिया में कहा गया British possession। So whatever the territory that the East India Company had was actually called British possession। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा एस्पेक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया। क्यों? रेगुलेटिंग एंड कंट्रोल करने में किसके अफेयर को? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दो एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है इसके। फर्स्ट, किस तरह से हम देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम अथॉरिटी मिलती है, और ऑब्वियसली जो कंपनी की टेरिटरी है उसको फर्स्ट टाइम बोला गया ब्रिटिश पोजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट 1784 की हमारे पास सेपरेटेड द फर्स्ट टाइम कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन, क्रिएटेड अ न्यू बॉडी। कौन सी बॉडी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करेगा। और उसके बाद हम देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कई पावर दी जाती है, जैसे मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी पावर है वो मैनेज करेगा। और उसके बाद
कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन कहा जाएगा। एक और एक्ट आता है हमारे पास जो कि जानना जरूरी है, एक्ट ऑफ 1786, 1786। तो हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल रहे ब्रिटिश रूल को इस्टेब्लिश करने में। इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया और काफ़ी स्ट्रेंथन किया ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑपरेशंस को। तो इनको अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बट इन्होंने दो डिमांड की। कौन सी डिमांड? इनको पावर होना चाहिए, जो इनकी काउंसिल्स है अगर वो डिसीजन देती है तो उसको ओवरराइड करने का। तो इन्होंने डिमांड की कि मुझे पावर, इतना पावर होना चाहिए कि जो भी काउंसिल्स अगर डिसीजन लेती है उसको मैं ओवरराइड कर सकूं। दूसरा, इनको कमांडर ऑफ चीफ बनाया जाए। क्या बनाया जाए? कमांडर। अब चीफ देखते हैं कि ये एक मिलिट्री जनरल बैकग्राउंड से आते थे, तो इन्होंने डिमांड की दूसरा मुझे कमांडर इन चीफ बनाया जाए इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के का। अब देखते हैं कि किस तरह से मिलिट्री ऑक्यूपेशन होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्चर करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, टीटी साइन करते हैं। तो फाइनली इन दोनों शर्तों को मान लिया गया कॉर्नवालिस का, और उनको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखिए, हमने कुछ चीजें समझी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को समझा, 1781 को समझा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को समझा, और 1786 को भी समझा। तो इनके बीच पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको इन एक्ट को समझने में, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसके रिगार्डिंग हम एक एमसीक्यू जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमने समझा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट। तो इनमें से हमें फीचर्स की बात करनी है किसकी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो पहला है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 1784, सॉरी 1774। इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर ऑफ बंगाल। तीसरा, इट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड चौथा, सॉरी पांचवा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल अफेयर्स। तो हमें बताना होगा। अब हम याद करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसकी बात करता है बताइए? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है 4 मेंबर की, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कौन थे, वेरन हेस्टिंग को असिस्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करता है 1774 में। और इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बट देखिए, ये हमने देखा फीचर्स, ये भी हमने फीचर्स देखा। हमने ये भी देखा बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था किसके? गवर्नर में बंगाल। हमने ये भी चीज देखा अभी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किसमें बनाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका काम था पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करना, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो हमारा पांचवा जो है, चौथा, या 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा हमारे आंसर में, 1 2 3 होगा। तो हमारे पास ऐसा कौन सा आंसर है? सी, 1 2 3, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए, अगर आप क्लैरिटी डेवलप करेंगे तभी इन चीजों को समझेंगे। रट्टा मारिएगा भूलिएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्लैरिटी को डेवलप करें, ना कि रट्टाफिकेशन को। क्लैरिटी आई तो ऐसी चीजों को आप इजीली आंसर दीजिएगा और काफी हेल्पफुल होगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे एक्ट्स की बात करते हैं। अब हमारे पास एक जो एक्ट बचा है वो है हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इसके कुछ फीचर्स हैं काफी ब्रीफ में। पहला है, extended the overriding power given to the Lord Cornwallis over his council to all future governor general and governor of presidency। so जो ओवरराइडिंग पावर डिसीजन किसका? काउंसिल्स का, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। और प्रोविंसेस में भी इसको
नो जो कि प्रेसिडेंसी टाउन्स थी, उनमें भी जो गवर्नर थे उनको भी दिया गया। इट gave the governor general more power and control over the government of subordinate presidency। तो गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दिया गया ओवर जो गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे मद्रास जैसे। इट आल्सो एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश ने, क्वीन एलिजाबेथ वन ने जिसको चार्टर दिया था ट्रेड करने के लिए, उसकी मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिएगा 20 सालों के लिए। मोनोपोली मतलब ब्रिटेन से ओनली ईस्ट इंडियन कंपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में इंडल्ज होगी इंडिया के अंदर, और कोई नहीं, एक्सक्लूसिव राइट दिया गया। तो इसको बढ़ा दिया गया 20 साल तक। और अब देखते हैं कमांडर इन चीफ वाज टू बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये भी हुआ। इसके बाद लेट डाउन दी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल देयर स्टाफ पेड फॉर द इंडियन रेवेन्यू। अब देखते हैं जितने भी स्टाफ्स थे हमारी ईस्ट इंडियन कंपनी में, जो बॉडी नहीं बनाई थी, चाहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो या बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो, उनकी स्टाफ एंड मेंबर्स की सैलरी पेंशन वगैरह कहाँ से दी जाएगी? जो भी इंडिया में से रेवेन्यू अर्न करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, उसमें से उनको दिया जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स है हमारे चार्टर एक्ट ऑफ 1773 की। यस। तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, और आपको मौका देती है अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट करने का, जो कि काफी नेचुरली ब्यूटीफुल लैंडस्केप है अरुणाचल के पार। और आपको पता है अरुणाचल में के लोग कितने मेहनती हैं, तो आप अपना करियर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बना सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको हम हमारी इंस्टीट्यूट जो कि है नॉर्थ ईस्ट पीसीएस, काफ़ी डेडिकेटेड है, काफ़ी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है जो स्टार्ट करिए आपके नॉर्थ ईस्ट में, काफ़ी आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे पास जो दूसरा नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो चार्टर एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एक सॉरी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 दैट इज 1813। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जैसे हमारे पास अभी तक हमारा वही एंशिएंट मिडिवल एजुकेशन सिस्टम काफी डेवलप था इंडिया के अंदर, जो कि फोकस करता था लर्निंग ऑफ लिटरेचर, पास्ट लिटरेचर एंड ऑब्वियसली रिलीजियस स्टफ। बट इसके साथ साथ हम देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन आता है, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आती है, सो कॉल्ड सिविलाइजिंग द मिशंस, दे आर ऑन सिविलाइजिंग द मिशन। और दैट्स कॉल्ड, एक और चीज बोला जाता है व्हाइट मैन बर्डन। व्हाइट मैन मतलब ब्रिटिश, व्हाइट एंड व्हाइट मैन बर्डन। बर्डन क्या है? ये जो नेटिव है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, उनको रहना नहीं आता, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, सोना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों को सिविलाइज किया जाए, उनको बताया जाए कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। तो देखिए क्या आडम्बना है, एक एंशियंट हजारों साल की सिविलाइज कंट्री जिसका इतिहास काफी गौरवशाली है, उसको एक मॉडर्न कंट्री, छोटी सी आइलैंड कंट्री आती है और सिखाने की कोशिश करती है तुम्हें खाना कैसे है, तुम्हें बैठना कैसे है, तुम्हें रूल कैसे करना है, तुम्हें बातें कैसी करनी है। तो ये आयरनी देखिए कितना हम देखते हैं ऑब्वियसली जो आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न कंट्री है किस तरह से प्रिजुडाइज स्टीरियोटाइपिक वे में हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को देखती है, और कई मामलों में नीचा दिखाने की कोशिश करती है। बट ये असली में एग्जिस्ट नहीं करता। हमारी एंशिएंट फिलोसफी हो, हमारे ट्रेडिशन हो, जो कि स्टिल काफी इन्फ्लुएंस कर रहा है दुनिया में। और अब देख रहे हैं स्प्रेड इंडियंस का। इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नॉट ओनली इन द पॉलिटिक्स बट आल्सो इकोनॉमी, वेयर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इट सिग्निफाई द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इंडिया। सो देखते हैं हम आगे। आज के टाइम में इनफैक्ट जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर वो भी एक इंडियन ओरिजिन के हैं, ऋषि सुनक। तो ये देखिए हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एंड एक बात कही गई है कि जैसा करोगे वैसा भोगोगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यस, पहला इट अबोलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली था कि भाई ट्रेड करो, तुम्हारे अलावा कोई भी ब्रिटिश की दूसरी एंटिटी आगे यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगी, इंगेज नहीं होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बट 1813 के इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को खत्म करने की पूरी कोशिश की और कई हद तक खत्म की। सो देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश।
ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। तो हम देखते हैं नेपोलियन रूल आता है, हम बात करेंगे थोड़ा ब्रीफ में नेक्स्ट टाइम में। इसके बाद बट ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बरकरार रखी गई किसके? ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, दो चीजों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को रखा गया, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इसके अलावा बाकी सब फील्ड में कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट आके इंडिया के अंदर ट्रेड कॉमर्स एक्टिविटी कर सकता था। It asserted the sovereignty of the British Crown over company territory in India. So sovereignty मतलब अधिकार, ओनरशिप और ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटिश मोनार्क ओवर इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरी आ रहे हैं हमारे इस एक्ट के थ्रू, क्रिश्चियन मिशनरी आए और एनलाइटन वही व्हाइट मैन बर्डन की बात लेके आए और इंडिया को सिविलाइज करने की बात कही उन्होंने। और इस तरह से हम देखते हैं स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। It also spread the Western education among inhabitant of the British territories। तो हमने बोला मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन जिसको बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन, जो कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया इस 1813 एक्ट के द्वारा। इट ऑल्सो ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन द पर्सन। ठीक है, तो लोगों पर टैक्स लगाओ जो कि वेल्थी है, जो कि एक्टिविटी में एंगेज है। तो इस एक्ट ने ये भी काम किया। तो इस एक्ट के हमने देखे इंपॉर्टेंस। पहला क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी है इस ट्रेड के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को अबॉलिश की, बट दो चीजों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बरकरार रखी गई, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। और बाकी दूसरे क्षेत्रों में ब्रिटिश मर्चेंट आ सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। यस, और एक और चीज देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इन इंडिया और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स द पीपल, सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क और दैट्स क्राउन। ये एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये क्या है? इट वाज द फाइनल स्टेप टू द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इसका क्या मतलब है? देखो, प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट किया गया था विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि कंप्लीट होता है 1833 में। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मतलब कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर इंडिया। क्योंकि देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंटिटी, इसको भी, इसकी मोनोपोली भी हमने खत्म कर दी। और जो 1833 का था इसने तो पूरी ही मोनोपोली खत्म कर दी। 1813 में हम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बचा रखी थी दो क्षेत्रों में, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, बट 1833 ने इसको भी खत्म कर दिया। आप ब्रिटिश का कोई भी मर्चेंट इंडिया में आके किसी भी फील्ड में, किसी भी उसमें आराम से बिजनेस कर सकता है। तो देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कब बनाया गया था? 1773 में। इसको अब बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनको पावर दिया गया ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। सो जो भी सिविल एंड मिलिट्री पावर एक्सरसाइज करती थी गवर्नर जनरल बंगाल, सारा पावर किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। एंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल पोजेस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। सो जो भी टेरिटरी पोजेस की है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने, उसके ऊपर सारा ज्यूरिडिक्शन और सारा पावर हो गया आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। Yes. So again, it deprived the governor of Bombay, Madras of their legislative power। अब देखिए, गवर्नर जो आपके थे बॉम्बे के, मद्रास के, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर था पहले कि वो लॉ बनाते थे रूल्स करने के लिए, बट उनका लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने का पावर छीन लिया गया 1833 एक्ट के द्वारा। अब लॉ कौन बनाएगा? ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस, देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given exclusive legislative power। Exclusive, only governor general of India will be an important body when it's come to legislation of law।
for entire British India. The law made under the previous act were called regulation, लेकिन इनके अंदर जो लॉ बने उनको बोला गया एक्ट. सो इससे पहले जो लॉ बनते थे उनको रेगुलेशन बोला जाता था, लेकिन इसके बाद जब लॉ बने उनको बोला गया एक्ट्स. इट एंडेड, जैसे हमने बात किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी. बस ये अभी कमर्शियल बॉडी नहीं रही, अब ये बस एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रही जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंगेज रहेगी, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी में इंगेज नहीं रहेगी. इट प्रोवाइडेड कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी हिज सीयर्स एंड सक्सेसर. सो जो भी कंपनी की टेरिटरी रहेगी वो हिज मेजेस्टी और उसके बाद हम देखते हैं हिज सीयर्स एंड सक्सेसर को नाम से जाना जाएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि 1833 एक्ट ने इंडिया के अंदर ब्रिंग किया. तो क्विकली हम रिकैप अगले की बात करें तो क्या चेंजेस है. फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया. लॉर्ड विलियम वेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और गवर्नर जनरल को कंप्लीट एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया और जो गवर्नर थे बॉम्बे एंड मद्रास के उनके लेजिस्लेटिव पावर को स्नैच कर लिया गया. ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी मोनोपोली खत्म कर दी एज अ कमर्शियल बॉडी, इसको बस एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया और जो भी टेरिटरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको क्राउन के कंप्लीट कंट्रोल, क्राउन और उसके सक्सेसर के कंप्लीट कंट्रोल में दे दिया गया. नाउ हमारे पास अब एक जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853. ये क्या है, ये इसी सीरीज में है, हम देखते हैं जो पास किया गया. इसके कुछ फीचर्स है, इसने सेपरेट किया फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. तो हमने देखते हैं 1833 में कंप्लीट एक्सक्लूसिव पावर था लेजिस्लेटिव का किसके पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास. बट 1853 एक्ट ने सेपरेट किया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. सो इसने 6 नए मेंबर्स को ऐड किए जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया गवर्नर जनरल की काउंसिल्स में. तो इट एक्चुअली स्टैब्लिश द सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो 1853 ने सेपरेट गवर्नर जनरल काउंसिल का लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसको बाद में बोला गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो देखिए ये बिगिनिंग है पार्लियामेंट्री सिस्टम की. जो लेजिस्लेटिव विंग था वो काम किया एज अ मिनी पार्लियामेंट. तो जैसा हमने बताया ये बिगिनिंग था हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की. It also given special function of the government requiring special machinery for special processes. हमने जैसे देखा it introduced open competition system for selection of recruitment of civil servant. तो ये important point है फ्रेंड्स, याद रखिए. 1853 एक्ट ने सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया. इसका मतलब ये था, देखो इससे पहले कंप्लीट मोनोपोली थी ब्रिटिश की और यूरोपियन सिटीजन्स की, यूरोपियन लोगों की जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम कर रहे थे. वही जो सिविल सर्विसेज थी उसी में रिक्रूट हो सकते थे और बड़े ऑफिसर्स बन सकते थे. हमारे खुद हम लोग इंडियन जो नेटिव थे उनको ये पावर, ये राइट्स नहीं था. बट इस 1853 एक्ट ने हालांकि इंट्रोड्यूस 1833 के दौरे किया गया बट एक्चुअली इट फेल्ड, इट डिडंट वर्क. बट 1853 में फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया. मैकेले कमेटी बनाई गई जो कवर्टेड सिविल सर्विसेज थी उसको ओपन किया गया इंडियंस के लिए भी. याद रखिए मैकेले कमेटी किससे रिलेटेड है, ओपन कंपटीशन सिलेक्शन फॉर द सिविल सर्विसेज. इसके बाद इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउ इट रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी इन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन. कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया, कंपनी को खत्म नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट उसके रूल्स को एक्सटेंड किया गया. उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको अगेन वही ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाने लगा. इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं था. देखो ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रूल करी थी इंडिया में और जितने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफिशियल सारे बाहर के थे, ब्रिटिश थे और वाइट यूरोपियन, अदर यूरोपियन थे. इंडियन का एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था तो कैसे रूल करे. तो अब देख रहे हैं कि इस 1853 एक्ट ने लोकल रिप्रेजेंटेशन को एक्चुअली पहली बार स्टार्ट किया जिसमें हमारे जो लोकल नेटिव है वो भी आ सके इन काउंसिल्स में, मिनी पार्लियामेंट में और पार्टिसिपेट करे लॉ मेकिंग प्रोसेस में.
6 new legislative members of Governor General Councils. 4 members were appointed by the local provincial government of Madras, Bombay, बंगाल। तो 6 नए मेंबर, 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नर जनरल के काउंसिल में, जो कि आते थे बॉम्बे, बंगाल, आगरा एंड ऑब्वियसली मद्रास से। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे 1853 रेगुलर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के। तो आइए हम एक दूसरे इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट से बात करते हैं। देखिए हमारे पास देखिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से। तो द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुड क्रिएट अ न्यू प्रेसिडेंसी प्रोविंस, दिस वाज बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट दैट वर फेस द एस्टेब्लिशिंग इंक्रीजिंग लॉस सिंस, सॉरी फ्रेंड्स। सो वी हैव अ न्यू क्वेश्चंस दैट इज इम्पोर्टेंट, जो कि जैसे हमने एक्ट को पढ़ा, एक्ट को समझा, अब हम अपनी क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने समझा, कितना हम समझ पाए, कितना ग्रास्प कर पाए। तो कोशिश करते हैं इसको आंसर देने का। तो है विच एक्ट कैन बी क्रिएटेड एट द फाइनल स्टेप ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ, देखिए वर्ड याद रखिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कौन पावर? ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये कौन सा एक्ट था? वो था हमारा 53। नहीं, नहीं। तो ए हमारा आंसर होना चाहिए, और यही हमारा आंसर है 1853। हम देखते हैं गवर्नर जनरल बंगाल को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सिग्निफाई करता है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। और हमें पता है जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने पहली बार सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को इनिशिएट किया था, और जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल और बंगाल बनाया गया। तो ये हमारा गलत, ये गलत, ये गलत। पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये इंट्रोडक्शन, और ये ओपन कंपटीशन। अब हम देखते हैं 1853 तक की हमने बात कही, लेकिन अब हम देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया है, 1857 की क्रांति। Revolt of 1857 has a great significance, and that has also actually brought some significant and major changes when it's come to the British rule in India. तो 1857 का जो एक्ट है कई मामलों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, जो 1858 का एक्ट है कई मामलों में काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट रखता है। 1857 क्रांति के बाद ये बनाया गया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 ने ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर झकझोर के रख दिया था। लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, हम देखते हैं मंगल पांडे जो रिवोल्ट करते हैं, उसके बाद ये स्प्रेड होता है हमारे यूनाइटेड प्रोविंस जो कि मॉडर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार, मध्य प्रदेश, इधर कई इलाकों में। और ब्रिटिश की जो सत्ता होती है थोड़ी वीक नजर आती है, लेकिन ब्रिटिश ने बड़े ही जोरों शोरों से और पावर को यूज करते हुए इसको क्रश कर दिया। बट क्रश तो किया, लेकिन लोगों के अंदर इस रिवोल्ट ऑफ 1857 ने इवोक कर दिया कि किस तरह से ब्रिटिश उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, किस तरह से ब्रिटिश उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोसाइटी को चेंज कर रही है और पावरफुल एंटिटी बन रही है। तो इसने एक अवेयरनेस क्रिएट की लोगों के अंदर, डिफरेंट सेक्शन ऑफ लोगों के अंदर, जैसे फार्मर हो, ट्रेडिंग कम्युनिटी हो, रूलर्स हो, नेटिव्स हो, आर्टिशियंस हो, ट्राइबल्स हो, सबके अंदर एक कॉन्शियसनेस आ गया कि ब्रिटिश आर नॉट गुड पीपल, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस, वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और खुद उसका फायदा उठा रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट की तरफ हमारा टाइम, हमारी जो सोसाइटी है जाने की कोशिश कर रही है। बट ये ऐसा रिवोल्ट था जिसने ब्रिटिश सत्ता को झकझोर के रख दिया था। तो काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस लिए गए पॉलिटिकल तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, ऑल्सो मिलिट्री तौर पर। तो हम समझेंगे 1858 की एक्ट के द्वारा इसको गुड गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला गया है।
हम ये भी देख रहे हैं साथ साथ मुगल रूल भी एंड हो जाता है, मुगल का भी खात्मा हो जाता है इस समय तक। और बहादुर शाह जो बहादुर शाह वन थे, जिनको प्रोक्लेम कर दिया गया था रूलर ऑफ इंडिया, यू नो किंग ऑफ इंडिया 1857 की क्रांति के टाइम पर। तो जैसे ये क्रश किया जाता है 1857 की क्रांति को, मुगल एंड का भी समापन हो जाता है और देखते हैं ब्रिटिश का कंप्लीट emergence as a sole power entity in India. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कब आ रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड जानना हमें जरूरी है। बैकग्राउंड रिवोल्ट ऑफ 1857, मंगल पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट नायक जिनको हिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 काफी इंपॉर्टेंट है आपके अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए और इंडियन पॉलिटी को समझने और जानने के लिए। और जो कि स्पेशल हमारा जो टॉपिक है जिसका हम डेमो लेक्चर ले रहे हैं आपका, मेकिंग ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1850 एक्ट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, तो इसको समझना हमें really जरूरी है। सो द बैकग्राउंड क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, और सिपोय म्यूटनी। याद रखिए एग्जाम में आ सकता है कि किस कौन से रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को इसको सिपोय म्यूटनी भी कहा गया, जो कि मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके साथ इसको एक और चीज कहा जाता है, द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गुड गवर्नमेंट क्यों, इससे पहले बैड कर रहे थे ब्रिटिश, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोसाइटली डिग्रेड कर दिए थे इंडिया को। तो अब वो अच्छा एंटिटी बन के आना चाहते थे, कि रियल मायने में दिखाना चाहते थे कि हम आपके लिए अच्छा करेंगे, वेलफेयर करेंगे आपका, आपकी इश्यूज को एड्रेस करेंगे। तो नाम भी क्या रहता है, फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन लेके आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लेके गया है। तो इसने क्या किया, जो अभी तक की जो एंटिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। मोनोपोली 1813 की एक्ट ने खत्म किया, बट दो चीजों में रह गई थी, कौन सी, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। बट 1833 ने कंप्लीट मोनोपोली खत्म कर दी एज अ कमर्शियल बॉडी। बट उसके बाद बस ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहा। और हम देखते हैं 1858 की जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अबॉलिश कर दिया कि जाओ तुम, अब तुम्हारा काम गया, तुम्हारे कोई रिलेवेंस नहीं है, तुमने इंडिया को बस एक्सप्लॉइट किया है, हमने कुछ नहीं किया है। बट अल्टीमेटली कर तो यही रहते हैं। तो ओनली फॉर द नेम शेक लेके आते हैं, द गुड गवर्नमेंट, द क्या लेके आते हैं, नाम देखिए, द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह ऐसा हुआ या नहीं हुआ, हम समझेंगे इस एक्ट के द्वारा। तो इसके कुछ फीचर्स क्या है, पहला, इट प्रोवाइडेड दैट द इंडिया henceforth was to be governed and the name of her majesty, it changed the designation of the voice of the governor general of India to the viceroy of India। देखिए क्या कमाल ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ईस्ट इंडियन कंपनी को अबॉलिश कर दिया, अब इंडिया को बोला जाएगा ब्रिटिश क्राउन। जो रूलर होगी इंडिया की वो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश मोनार्क। और गवर्नर जनरल ऑफ इंस्टीट्यूशन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। क्या, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। देखिए, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के। तो आ सकता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कब क्या बनाया गया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, जो कि क्या बने, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। जो कौन थे हमारे पहले वॉइस रॉय, लॉर्ड कैनिंग। तो हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, Warren Hastings, and first Governor General of India, William Bentinck, and first Viceroy of India, Lord Canning। तो पहले वॉइस रॉय हमारे बने, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है।
इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट क्या था हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट ने बना दिया था। क्या था, पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये दोनों सिस्टम को मिला के, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन से मैनेज कमर्शियल अफेयर को मैनेज करता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को। लेटर ऑन हमने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और अधिक पावर दिए गए थे, और बट ये 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको खत्म कर देता है, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को खत्म कर देता है। तो बाय अबोलिश कर दिया किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब क्वीन खुद राज करेगी। न्यू ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बनाई वॉइस रॉय के बाद। क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनको पावर दी, कंप्लीट अथॉरिटी दी गई, कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, अब अबोलिश कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब नई इंपॉर्टेंट बॉडी बनाएगी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के कैबिनेट मिनिस्टर थे, और ऑब्वियसली अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनको कंप्लीट ऑथोरिटी एंड पावर दी गई इंडिया के अफेयर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैनेज करने का। तो सेक्रेटरी को साथ, सेक्रेटरी was state was a member of the British cabinet and responsible ultimately to the British Parliament। किसके रिस्पॉन्सिबल थे, नॉट इंडियन, इंडियन के लिए, इंडियन नेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ये थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। देखिए आयरनी, रूल कर रहे हो आप इंडिया को, और रिस्पॉन्सिबल कहाँ हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये दो तरफा देखिए ब्रिटिश का। एक और चीज बनाई, 15 मेंबर की मेंबर ऑफ काउंसिल्स बनाया गया, किसको असिस्ट करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो 15 मेंबर्स का एक काउंसिल्स बनाया गया, जो असिस्ट करेगा किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। काउंसिल्स को एडवाइजरी बॉडी बनाई गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। सो चेयरमैन कौन थे, काउंसिल्स के सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और ऑब्वियसली एक और चीज देख रहे हैं, 15 मेंबर की काउंसिल्स बनाए गए इनको हेल्प करने के लिए, और इनका चेयरमैन कौन था काउंसिल्स का, 15 मेंबर का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल्स इन बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल सुइंग बीइंग sued in India and England। तो इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी। सो अगर इसकी आउटकम की बात करें तो 1858 वाला एक्ट लार्जली कन्फाइंड रहा इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय विच Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter any substantial way system of the government that was prevailing in India। तो 1858 का एक्ट लार्जली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही मैनेज करने पे फोकस किया गया। कोई लोगों के वेलफेयर हो या लोगों का समस्याओं का समाधान उनको एड्रेस करने में बिल्कुल फेल रहा। अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो दिस एक्ट 1861 actually initiate the system of decentralization। So we have understood that the centralization was completed by the act of चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब नाउ हम देखते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर को डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले पावर को एकदम कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बट नाउ अब 1861 से हम देखेंगे जो प्रोविंसेस थे, प्रेसिडेंसीज थी, उनको पावर दिए गए दोबारा, उनसे जो पावर छीन लिए गए थे, जैसे लेजिस्लेटिव पावर छीन लिए गए थे, उनको दोबारा उनको रिस्टोर किया गया। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यू नो बैकग्राउंड देखिए 1857 है, उसके बाद 1858। तो या तो इस एक्ट इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश को एहसास हुआ कि भाई ये जरूरी है कि इंडियन लोगों का साथ हो हमें रूल करने में, नहीं तो हमारी सत्ता भारत से तुरंत ही चली जाएगी, और हम जो कि हमारे लिए ऑब्वियसली मोस्ट प्रेशियस कॉलोनी है उसको हम खो बैठेंगे। तो कितने चालाक थे ब्रिटिश, उन्होंने झूठ मूठ का लॉ बनाया और झूठ मूठ का लालच दिया ब्रिटिश इंडियंस को कि आओ तुम्हें भी हम इक्वली ट्रीट करेंगे, पार्टिसिपेट करो लॉज बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को
रन करने में, आइए आप लोग आइए, इंडियन लोग आइए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। देखेंगे हम। So कुछ फीचर्स, इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। सो इसके बाद देखेंगे, इट प्रोवाइडेड द वॉइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन। वॉइसरॉय को पावर दिया गया कि कुछ इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट करेंगे, जो कि पार्ट होंगे एक्सपेंडेड काउंसिल। सो 1862 में लॉर्ड कैनिंग द वॉइसरॉय नॉमिनेटेड इंडियन टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग कैनिंग के लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले इंडियन राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकन राव को लॉ मेंबर्स के तौर पर एसोसिएट किया गया, जो शो करता है कि हम आपको भी पार्टिसिपेट पावर दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया में। यस, तो हम देखते हैं। या लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द वॉइसरॉय। तो एक तो हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन बनी सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसमें एग्जीक्यूटिव है आपके। उसके बाद हम देख सकते हैं इस एग्जीक्यूटिव में कुछ एडिशनल मेंबर को यूज बनाया गया मेंबर, जो दो तरह के थे, एक ऑफिशियल से, दूसरे नॉन ऑफिशियल थे। ऑफिशियल जिनके पास पावर थी, नॉन ऑफिशियल जिसको बस अपॉइंट किया गया, जिसमें हमने देखा महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, इस तरह के लोग। और वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में कितने मेंबर थे? 6। तो उनमें से एक लेटर ऑन लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया, हम देखेंगे उनको भी। यस, देखिए, एडिशनल मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर शैल कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी। और देखेंगे 3 इंडियंस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 6 से देखो 12। बट कितने चालाक थे, जो भी इन्होंने इंडियंस को एसोसिएट किया वो एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉट ऑफिशियल मेंबर। तो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को इनिशिएट किया, रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास, जैसा कि हमने देखा 1853 ने कैसे छीन लिया था। तो लेजिस्लेटिव पावर जो थी बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर को, उनको रिस्टोर कर दिया गया। इट आल्सो प्रोवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब, जो कि अबोलिश कर दिया गया था 1862 में, 86 में, 97 में। तो देखिए किस तरह से लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर किया जाता है। empower the viceroy to make a rules and order for the more convenient transaction of business। तो viceroy को इसने पावर दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को और कन्वीनियंट वे में मैनेज करने के लिए आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिस्टम ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे पास होते हैं, लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 1861 एक्ट के द्वारा, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने किया। इसमें या एक और इम्पोर्टेंट पावर दी गई वॉइसरॉय को, इशू ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जब काउंसिल, ऑर्डिनेंस मतलब इट्स लॉ मेकिंग प्रोसेस। जैसे हमारे पास प्रोसेस होता है लॉ बनाने का पार्लियामेंट के थ्रू, काउंसिल्स के थ्रू, बट ऑर्डिनेंस पावर एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, जो कि वॉइसरॉय को दिया है कि आप लॉ बना सकते हैं बिना किसी डिबेट एंड डेलिब्रेशंस के। कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो वॉइसरॉय को इशू ऑफ ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव ड्यूरिंग द इमरजेंसी। Now we have an Indian Council Act of 1892। तो आइए इसके कुछ फीचर्स को समझते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म इन द ईयर 1885। हम देखते हैं एओ ह्यूम के द्वारा
84-85 के आसपास इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया जाता है, और इस तरह से देखते हैं नेशनल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आ रहा है, नेटिव्स के अंदर, और वो डिमांड करें कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए, हमारा देश आप रूल कर रहे हो, हमें खुद को मौका नहीं है, हमें रूल करने का, हमारे अपने मुद्दे मसाइलें हैं, हम बेटर जानते हैं, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए रूल करने का। तो हम देखते हैं मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और हिस्ट्री के अंदर, तो इनिशियल जो हमारे लीडर थे, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर मॉडरेट, एंड देयर अप्रोच वाज debate, discussion, conciliation, prayer, petition. The growing feeling of nationalism after the formation of the Indian National Congress actually created pressure on the British government to give some space, to share some give some space and share some power with the natives. So one of their demand was to reform the legislative council. इसका Indian National Congress का. They also wanted principle of election instead of nomination. So वो चाहते थे कि elections हो, nomination ना हो, क्योंकि nomination system is not democratic. Indian National Congress wanted right to hold discussion on financial matter, which was not allowed. Viceroy Lord Dufferin set up committee to look into the matter, but Secretary of the State did not agree to the plan and of the direct election, so therefore it not happened. But they agreed for the representation by way of indirect election. So हम देखते हैं 1892 में फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस डायरेक्ट इलेक्शन की भी बात करती है, ये नहीं होता है. तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इट इंक्रीज द मेंबर ऑफ एडिशनल जो नॉन ऑफिशियल से इन दी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट मेंटेन दी ऑफिशियल मेजॉरिटी. तो नॉन ऑफिशियल मेंबर बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंक्रीज किया गया, बट अभी भी मेजॉरिटी किसकी थी? ऑफिशियल्स की, नॉन ऑफिशियल्स की नहीं. दूसरी, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम पावर ऑफ डिस्कशन ऑन बजट. तो पहले हमने देखा कांग्रेस ने डिमांड भी किया कि भाई हमें भी पावर होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि हम फाइनेंशियल मैटर को डिबेट एंड डिस्कस करें. 1892 में ये बात मानी गई और बजट पर डिस्कशन को अलाउ किया गया. इट प्रोवाइडेड नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसरॉय. तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाना शुरू किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के काउंसिल पर नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. इसमें से बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, provincial legislative councils by governors, and recommendation of the district board, municipals, यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, इन ये सारे लोग एज अ एंटिटी काम करेंगे नॉमिनेशन की, अगर हम बात करेंगे जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नेटिव का. राइट. The act made limited in indirect provision for the use of election in filling some of the non-official posts. So limited use of election was used for the election of filling non-official posts, non-official representation at the central and provincial legislative council. The election was, however, not used in the act. So election was not used, and this rather election के तौर पर nominations को ही यूज किया गया for the recommendation of certain bodies. तो ये था हमारा कुछ फीचर्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 19 सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. सो ये हमारी पॉलिटी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला हमारा डेमो लेक्चर है. आप और बाकी के लेक्चर भी हम एक्ट से रिलेटेड कंटिन्यू करेंगे हम अपकमिंग क्लासेस में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. और इससे रिलेटेड कोई भी किसी तरह की इंक्वायरी आपको करनी है, और कोई भी इश्यूज इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको रिजॉल्व करना है, या डाउट है और स्ट्रेटेजी कुछ प्लानिंग में आपकी हेल्प चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके, जिनका मैं नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ. $999078464 एक बार मैं फिर से अनाउंस करता हूँ. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो स्टूडेंट इच्छुक हैं वो प्लीज ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप,
जो कि आपकी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, सब्जेक्ट में इश्यूज को रिजॉल्व करने और बाकी हमारे डेमो लेक्चर को एक्सेस और समझने और ऑब्वियसली देखने के लिए प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल ग्रुप, जिसका मैं नंबर फिर से शेयर करता हूँ 9990784642। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।